नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, ईडी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है और इस अदद सवाल के बदले पूरा देश जल रहा है। कहीं ना कहीं भूचाल मचा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले चरण में करीबन 3 घंटे तक पूछताछ की, जबकि दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो ईडी की पूछताछ मुख्यालय में जारी है। मिली जानकारी के हिसाब से राहुल गांधी से सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी ने पूछताछ की है, जिसकी देखरेख के दौरान एक उप निदेशक और एक संयुक्त निदेशक भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का बयान पीएमएलए अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। स्वामी के मुताबिक ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को टीजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। इन्हीं आरोपों के तहत ईडी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। तो वहीं आज इस सियासी भूचाल के बीच बीजेपी और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया। सुनिए। और आपका इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन की एक खोटी चवन्नी भी न कांग्रेस पार्टी ने, न हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने, न हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता ने आज तक नहीं ली, और न ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी से आप तनख्वाह, डिविडेंड या किसी प्रकार की राशि ले सकते। यहां तक कि आप तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का शेयर भी नहीं बेच सकते, चाहे तो भी। वो केवल और केवल दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ही दिया जा सकता है। इसलिए नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, आजादी के संग्राम का ये अखबार, ये कांग्रेस नहीं, ये देश की धरोहर है, ये इस देश की विरासत है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। तो वहीं राहुल गांधी को ईडी की ओर से भेजे गए समन के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी सत्याग्रह मार्च निकाला। राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा है। लखनऊ में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प भी देखने को मिली। तो वहीं इससे पहले पुलिस ने कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना और वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हाउस अरेस्ट कर दिया था, लेकिन प्रवक्ता अंशु अवस्थी और प्रमोद पांडे समेत कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने पोस्टर बैनर के साथ विरोध करते हुए अपना विरोध दर्ज जरूर कराया है। आप जैसा कि जान रहे हैं, हमारे आदरणीय राहुल जी को ईडी से देश की ज्वलंत समस्याओं को आम जनता से दूर करने के लिए ये मोदी की चाल हमेशा रहती है। इसलिए ईडी प्रकरण वो बार बार उठाते रहते हैं, जबकि उनका कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ईडी जो है हमारे कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहती है। हमारा काम फेयर और फाइन है, और जानबूझकर मोदी सरकार जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग ईडी का विरोध करते हैं और मोदी सरकार का विरोध करते हैं। जांच से हम नहीं करते हैं। पूरे देश में
प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल हो गए सरकार में बैठे हैं और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। देश आज जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी बेरोजगारी की आवाज उठा रहे हैं, महंगाई की आवाज उठा रहे हैं। भाजपा सरकार उसका जवाब नहीं दे पा रही और डर के ईडी और इनकम टैक्स को सामने ला रहे हैं। हम डरने वालों में नहीं है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। अब फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ईडी दफ्तर के बाहर और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, और लगातार यहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ बहुत जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बैठ गए हैं धरने प्रदर्शन पर, उसके अलावा जो पुलिस है वो लगातार सबको गिरफ्तार भी कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचने में सफल हुए और लगातार अब प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में जो प्रदर्शन की बात की गई थी वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो जरूर नजर आ रहे हैं। भले ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अभी तक तय ना हो पाया हो, लेकिन नेतृत्व विहीन जरूर है कांग्रेस। लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ता है उनकी तादाद नजर आ रही है और अभी काफी जो बड़ी तादाद है वो गिरफ्तार करके भेजी भी गई है यहाँ से इको गार्डन। उसके अलावा जो बड़ी तादाद है वो बैठी हुई है, उनको भी पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन और मांगे लगातार जारी हैं। अब देखना होगा कि कितनी देर में पुलिस इनको इको गार्डन तक भेजती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी ईडी मुख्यालय के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में केवल राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो लगातार मोदी सरकार के गलत फैसलों का विरोध कर रहे हैं, जिनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ने ईडी का सहारा लिया है और जिस मामले में पहले ईडी क्लीन चिट दे चुकी है उस मामले को बार बार उठाया जाता है। नेता राहुल गांधी अकेला ऐसा नेता है पूरे देश में जो खुलकर बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाता है, उनके हर गलत फैसले का विरोध करता है और उनको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए, उनको डराने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। आप पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो नेता बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस या नरेंद्र मोदी का विरोध करता है 15 से 20 दिन के अंदर उसको ईडी का समन जारी हो जाता है और ये लगातार देखा जा रहा है। और हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। देश के साथ कुछ भी गलत होगा हम उसके विरोध में खड़े हैं और लोकतंत्र की आवाज को हम किसी को दबाने नहीं देंगे। जब तक इस देश में लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराती रहेगी और ये संघर्ष जारी रहेगा। ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे। तो वहीं देहरादून ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाने का काम किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है लेकिन विपक्ष को केवल सरकार नजर आती है, जिसके चलते वो अब केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, चोरी के मामले हैं, बेईमानी के मामले हैं, घोटाले हैं, वो सारे उनका सबका समापन हो रहा है। और आज मोदी जी जिस पारदर्शिता से काम कर रहे हैं उसका परिणाम है कि देश के अंदर 8 सालों में जो एक वातावरण निर्मित हुआ है वो अपने आप में उत्साह का वातावरण है, ऊर्जा का वातावरण है, एक उमंग का वातावरण है। 2014 से पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार और घोटालों की बाढ़ थी। आज उन सब से अपना फेस सेविंग करने के लिए इस प्रकार के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जबकि काम अगर किसी ने गलत किया है तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के शासनकाल में वो बच नहीं पाएगा और किसी ने अगर कोई खराब काम नहीं किया है तो वो भी जो है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो इस बीच कानपुर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है कानपुर से। कानपुर में भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। महान समर्थक और सपा नेता फतेह बहादुर के बीच में मारपीट हुई है। जमीन पर कब्जा कराने पहुंचे थे महाना समर्थक। महाना के रिश्तेदारों की बताई जा रही है जमीन। मारपीट के बाद मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। महाना के समर्थकों ने नोकझोंक भी की सपा समर्थकों के साथ में। भाजपा और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए हैं। तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो से। कानपुर की तस्वीरें देख पाएंगे आप। अवैध कब्जा करवाने के लिए पहुंचे थे महाना समर्थक, लेकिन इस दौरान झड़प देखने को मिली, मारपीट देखने को मिली। इस तमाम मामले को बढ़ता देख
पुलिस भी ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नजर आई है। अभिनव श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? तमाम जो कार्यकर्ता हैं, फिर चाहे वो भाजपा के हो या सपा के, आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जूतम पैजार हो रहा है। जी जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल बंगले में घंटू रोड पर जमीन थी, तो बीती 7 मई को यहाँ पर केडीए ने अवैध अतिक्रमण बताते हुए बुलडोजर चलाया था और जमीन पर कई अवैध कब्जे भी गिराए थे, जिसमें 8 दुकानें गिरा दी गई थी। जिसके बाद से ही लगातार ये जो दुकान मालिक थे जो उस परिसर में रह रहे थे, वो अपनी अवैध कब्जा जहां पर केडीए ने ये कार्रवाई की थी उसी के बाहर लगातार धरने पर बैठे हुए थे। और कुछ भाजपा समर्थक, जो भाजपा के नेताओं के समर्थक थे, वो जमीन को अपनी बता रहे थे और साफ कर रहे थे कि उन्होंने केडीए से जमीन विक्रय की है, जिसके बाद केडीए ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। और लगातार धरना खत्म करने के लिए लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन धरना खत्म नहीं हो रहा था। आज सुबह भी कुछ भाजपा समर्थक इस जमीन पर कब्जे को लेकर जेसीबी लेकर वहां पे पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान उनके साथ केडीए की टीम नहीं थी, वो खुद जेसीबी लेकर पहुंचे थे और पुलिस को इसकी सूचना हुई, तो उसके बाद वो वापस हो गए थे। दोपहर में 2 बजे के करीब फिर से भाजपा नेता के समर्थक यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उन्होंने यहाँ महाराजपुर विधानसभा से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े फतेह बहादुर सिंह गिल को इस पूरे प्रकरण की सूचना दी, जिसके बाद वो लोगों के समर्थन में आए। स्थानीय लोगों के समर्थन में जब आए, समर्थन में आने के बाद ही भाजपा के समर्थक और सपा के समर्थक आमने सामने हो गए और पुलिस के सामने ही जमकर मारपीट हुई। इस दौरान पुलिस, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि पुलिस सिर्फ तमाशबीन खड़ी है, तमाशा देख रही है और पूरी तरह से मारपीट हो रही है। पूरा ये जो प्रकरण है ये उस जमीन पर भी कब्जे को लेकर है जिसको लेकर ये मारपीट हुई है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनव, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए। यूपी के 9 शहरों में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा करने वालों का योगी सरकार की पुलिस हिसाब किताब कर रही है। अब तक इस पूरे मामले में 325 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज में पुलिस ने की हैं। प्रयागराज में पुलिस ने आज सुबह तक करीबन 92 दंगाइयों को पकड़ा है। इनमें से कई नाबालिग हैं। गिरफ्तारी में दूसरा नंबर सहारनपुर का, यहाँ 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे नंबर पर है हाथरस। हाथरस में 51 आरोपी गिरफ्त में आए हैं। जबकि अंबेडकर नगर की अगर बात की जाए तो 41, मुरादाबाद में 35, फिरोजाबाद में 16, अलीगढ़ में 6, जालौन में 4। अब तक ये तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि जुम्मे की हिंसा के बाद से ही पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खबरियों की मदद से पुलिस सारी गिरफ्तारियां कर रही है। साथ ही कानपुर और प्रयागराज में हिंसा के मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उनके घरों को जमींदोज कर दिया है, जबकि अन्य आरोपियों के अवैध निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य में हुई हिंसा के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और मांग की है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मायावती ने आरोप लगाया कि निर्दोषों के घर ढाए जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस और अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई करते हुए विरोध को कुचलने, भय और आतंक का जो माहौल बना रही है, ये अनुचित और अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करने, पूरे परिवार को टारगेट करने की द्वेषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। तो वहीं दूसरे ट्वीट में कहा कि सरकार द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर आपाधापी में किए जा रहे बुलडोजर विध्वंसक कार्रवाइयों में न केवल बेगुनाह परिवार पिस रहे हैं, बल्कि निर्दोषों के घर भी ढाए जा रहे हैं। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी देंगे देहरादून से बड़ी खबर। विधानसभा में बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने को लेकर के बैठक में चर्चा हो रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाने को लेकर बैठक हो रही है। हालांकि विपक्ष के रहते हुए सत्र कभी भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल सकता। 7 दिवसीय बजट सत्र का आगाज होगा। पहले दिन बजट धामी सरकार पेश करेगी।
अध्यक्षा का अभिभाषण होगा, अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी और जैसा कि रीति नीति कहती है और विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें तमाम दल जिनका प्रतिनिधित्व सदन के अंदर है उनको बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और उनसे सहर्ष निवेदन भी किया जाता है कि आप लोग कृपया जितनी अवधि के लिए सदन चलाया जा रहा है उसका सदुपयोग कीजिए, अपने प्रश्नों को पूछिए, धैर्य के साथ जवाब का इंतजार कीजिए और साथ में जनता की उम्मीदों पर खरे उतरिए। चलिए, अजीत काम्बोज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? ऋतु खंडूरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक का एकमात्र उद्देश्य कि 7 दिनों की ये जो बजट सत्र होने जा रहा है, ये बजट सत्र अच्छे तरीके से चल सके। कितना चल पाएगा बजट सत्र, क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड बजट सत्र की बात की जाए तो कल सुबह 11 बजे बजट सत्र का आगाज होगा और उससे पहले एक ही सर्वदलीय बैठक जो आयोजित की गई है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सभी दलीय नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया है और सभी से शांतिपूर्ण बजट सत्र को लेकर चर्चा भी की जा रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्या और बसपा के जो नेता हैं शहजाद, उनसे जब हमने इसके बाबत सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार के कई मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष या आम जनता को रास नहीं आ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसे अहम इश्यू हैं, वो उन तमाम विषयों को लेकर सदन में सरकार से जवाब चाहेंगे और ऐसे में अगर सरकार का जवाब शांतिपूर्ण या उनके समझ से परे रहा तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर वो सरकार से जवाब तलब करेंगे। तो शांतिपूर्ण जैसी बात अगर सर्वदलीय बैठक में होती है कहीं भी खड़ी नहीं उतर रही है। तो ऐसे में देखना ही होगा कि कल जब बजट सत्र का आगाज होगा तो सत्र कितना शांतिपूर्ण तरीके से चलता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और बसपा से जो नेता है वो साफ कर चुके हैं कि सरकार के जवाबों का हर हाल में वो सही जवाब चाहेंगे। किसी भी तरह का टाल मटोल का रवैया उनको पसंद नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सरकार अगर टाल मटोल करती है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि हंगामे के भेंट भी चढ़ सकता है सत्र। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विधायक पद की शपथ ले ली है। सीएम का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय में आयोजित हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधायक पद की शपथ दिलाई। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अलावा बीजेपी के तमाम विधायक यहां मौजूद रहे। मौजूद विधायकों ने सीएम को शपथ ग्रहण के बाद धन्यवाद दिया है। साथ में शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके राज्य के सेवक के तौर पर काम करूंगा। मैं उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने का काम करूंगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और उत्तराखंड की देशमुख जनता का और साथ में चंपावत क्षेत्र की महान जनता का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मुझे एक विधायक के रूप में आज इस समारोह में मैं आज विधिवत रूप से शपथ लेकर सेवा के लिए पुनः जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत जनता को समर्पित हो गया और मैं उत्तराखंड। हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक का समापन हो गया। बैठक में देश भर के कई बड़े साधु संत शामिल हुए। बैठक में मठ मंदिर धर्मांतरण, काशी मथुरा कॉमन सिविल कोड से संबंधित कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। बैठक के बाद विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि देश भर में मौजूद मठ मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा अपने रेडियो जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।